Welcome back, guys. Now we are back with our new lecture, and in this lecture we are going to study about the features of scientific management plus techniques for scientific management. Right, guys? So before proceeding further, I would just like to share something with you. If you want to visit our channel, then please go to the playlist of our channel so that you can find out your subject's lecture easily, right? Whenever you come to our channel, just go to the playlist and select your subject and start studying the lecture from there only. So today now we will start with the lecture. So they said first of all scientific management हम लोगों ने पढ़ लिया था. Scientific management क्या था कि काम करने से पहले you have to make proper analysis of work. After that we are going to start the work, right? So they said जो scientific management था इसके कुछ features थे. The first feature is systematic approach. In scientific management, what we are going to do, we are going to complete the work in a systematic manner. Means first of all, we are going to study, or you can say analyze the work. Then we are going to check it out which one step when we have to follow, and then we are going to complete the work. So they said in scientific management, we are going to complete the work in a system. एनालिसिस करेंगे फिर आगे चलेंगे, राइट. सेकेंड वन वी हैव ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज. ये हम लोगों ने कर लिया था प्रिंसिपल्स में. क्या किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट ने? साइंटिफिक मैनेजमेंट ने ओनर्स एंड एम्प्लॉइज के माइंड को चेंज कर दिया था. मेंटल रेवोल्यूशन हम लोगों ने स्टडी किया, राइट. सो दे सेड ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज मींस ओनर को एम्प्लॉइज की इंपॉर्टेंस एंड एम्प्लॉइज को ओनर की इंपॉर्टेंस किसने बताई थी? इसी ने बताई थी. किसने? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ने, और यू कैन से मैनेजमेंट ने. देन डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था ना, ये कहता था आप जिस वे में पहले काम कर रहे थे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, उसको छोड़िए. ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स टू कंप्लीट द वर्क, राइट. इन्होंने स्ट्रेस दिया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो ट्रेडिशनल वे हैं उनको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए. एंड एवरी टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू वेज टू कंप्लीट द वर्क, राइट. रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या था? चीजों का एनालिसिस करते थे, देन वी फिक्स द स्टैंडर्ड. सो दे सेड अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, चीजों का एनालिसिस कर लिया, आप ये चाहते थे कि चीजें उसी के हिसाब से चले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा सब कुछ. जो आपने रूल्स बनाए हैं काम करने के लिए, अगर उसमें हल्की सी भी चूक हो गई ना, तो सारा आप लोगों का मैनेजमेंट जीरो हो जाएगा. तो ये कहते थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस करनी चाहिए. स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए? रूल्स को चेक करना चाहिए क्या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. अब ये क्या करता था? साइंटिफिक मैनेजमेंट में वी आर गोइंग टू यूज द स्टैंडर्डाइज्ड टूल, पहली चीज. दूसरी चीज ट्रेन्ड वर्कर, राइट. सो ये दोनों चीजें क्या करती थी? बेसिकली वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर देती थी. और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते थे? वर्क स्टडी भी करते थे, राइट. वर्क स्टडी में क्या क्या इंक्लूड होता है अभी हम लोग आगे करेंगे. तो इन्होंने क्या, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो क्या करता था? वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करता था. एंड हाउ वी कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर? बाय द वर्क स्टडी, विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी. नाउ वी हैव टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट. अब इन्होंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट की सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप. ये टेक्निक क्या कहती थी कि सोचने का काम और उसको एग्जीक्यूट करने का काम अलग अलग लोग करें. बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क की एक्सटेंशन थी. इन्होंने कहा हर काम को उसका स्पेशलिस्ट बंदा करेगा ना, तभी वो काम ढंग से हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड, उसकी क्या थी? एक्सेप्शंस थी. क्योंकि इस फंक्शनल फोरमैनशिप में हमें यह बताया जाता था कि हम 8 टाइप के बॉस बना देंगे एक इंडिविजुअल के ऊपर. और जब 8 टाइप के बॉस बन गए ना, तो इंडिविजुअल किसका कहना मानेगा, वर्कर किसका कहना मानेगा. सो उन बॉस को इन्होंने कैसे कैटेगराइज किया, हम लोग वो करते हैं. फर्स्ट इन्होंने कहा कि 2 टाइप के ऑफिसर्स बना देंगे हम लोग फैक्ट्री में. फर्स्ट वन प्लानिंग ऑफिसर, सेकेंड वन इज प्रोडक्शन ऑफिसर.
प्लानिंग ऑफिसर क्या करेगा, सिर्फ प्लान करेगा कि भैया हमें करना क्या है। प्लानिंग ऑफिसर के अंदर इन्होंने कहा कि हम लोग 4 क्लर्क लगा देंगे। फर्स्ट रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता था, मैंने कहा पहले मटेरियल जाएगा ए मशीन पर, देन बी, देन सी, देन डी। तो ही विल डिसाइड द रूट ऑफ द वर्क, मींस पहले किस मशीन पे काम होगा, फिर किस पे होगा, फिर किस पे होगा, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता था, रूट क्लर्क। देन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब ये क्लर्क क्या करता था, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाता था, ये बताता था कि किस वर्कर को क्या काम करना है, किस मशीन पे करना है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको बताना होता था कि आपको क्या काम करना है। रूट क्लर्क क्या करेगा, बताएगा क्या काम किस किस प्रोसेस से होकर गुजरेगा, किस किस मशीन से। अब मैंने कहा सपोज ए मशीन, बी मशीन, सी मशीन, डी मशीन। नाउ द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क विल कम एंड ही विल लेट मिस्टर एक्स यू हैव टू गो ऑन ए मशीन, मिस्टर वाई यू हैव टू गो ऑन बी मशीन, राइट। ये चीजें कौन करता था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देन नेक्स्ट वी हैव टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये तीनों प्लानिंग में थे, ध्यान रखना अभी तक जितने किए। तो इन्होंने कहा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता था, ये ऑब्जर्व करता था किसी काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, स्टैंडर्ड फिक्स कर देता था। अगर डेविएशन आते थे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ही विल चेक इट आउट हाउ ही हैव टू कंट्रोल द थिंग्स, राइट। तो इसके अंदर क्या था, सिर्फ टाइम और कॉस्ट क्लर्क क्या करता था, ये देखता था कि कितना टाइम लगेगा किसी काम को करने में और उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। नेक्स्ट वी हैव डिसिप्लिन ऑफिसर। अब ये क्या करता था, मैंने कहा अगर ये तीनों लोग अपना अपना काम कर दें, लेकिन जहां पे काम हो रहा था वहां पे डिसिप्लिन ही ना हो, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वर्कर आपस में लड़ रहे हैं, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगी। तो डिसिप्लिन ऑफिसर का काम क्या था, इसका काम था कि जहां पे काम हो रहा है वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन रहे, लोग आराम से काम करें, उनके पास प्रॉपर जगह हो काम करने की, लड़ाई ना हो उस जगह पे। वो सारी चीजें कौन देखता था, डिसिप्लिन ऑफिसर। मींस जितना भी काम है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए, विदाउट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, राइट। ये था हम लोगों के पास प्लानिंग ऑफिसर। प्लानिंग में 4 टाइप के ऑफिसर बना दिए। रूट क्लर्क, रूट डिसाइड करेगा। इंस्ट्रक्शन कार क्लर्क बताएगा भैया किस मशीन पे जाके आपको काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये देखेगा कि आपको काम कंप्लीट करने पे कितना टाइम लगेगा, उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। एंड लास्ट वन डिसिप्लिन ऑफिसर, ही विल चेक इट आउट कि सारी चीजें डिसिप्लिन में है या नहीं है। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन ऑफिसर। अब इन्होंने कहा जो प्रोडक्शन ऑफिसर था ना, उसके नीचे हमने क्या दे दिए, फिर दोबारा से 4 पर्सन्स दे दिए और यू कैन से 4 बॉस दे दिए। सबसे पहला बॉस था गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता था, इन्होंने कहा एक फैक्ट्री है भैया, उस फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे हैं। अब एक सुपरवाइजर तो 1000 लोगों को देख नहीं सकता, तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप बना दिए और हर एक ग्रुप का कौन बना दिया, एक बॉस, जो उस ग्रुप की एक्टिविटीज देखेगा, उनको गाइड करेगा, उनको कोई प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करेगा। तो गैंग बॉस बेसिकली क्या था, जैसे हम बोलते हैं कि टीम लीडर। अब टीम लीडर का काम क्या होता है भैया, जो उसकी टीम है ना उससे इसने काम करवाना है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द गैंग बॉस, देन स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस क्या करता था, ये टाइम टू टाइम चेक करता था कि भैया जितना काम हमने करना था उतना काम कर लिया, नहीं किया वर्कर ने। मैंने कहा दिन में वर्कर ने 10 यूनिट बनाने थे, अगर उसने 8 बनाए तो क्यों बनाए, 12 बनाए तो क्यों बनाए, और अगर 10 बनाए तो क्या सही वे में बनाए या यही नहीं बनाए, उसकी स्पीड कितनी है, क्या हम इस स्पीड से काम कर रहे हैं कि हमारे जो टारगेट है हम उसको अचीव कर पाए। तो वो सारा काम कौन करता था, स्पीड बॉस। देन रिपेयर बॉस, ये चेक करता था कि भैया मशीन की रिपेयर किस टाइम पे की जाए, मशीन की वर्किंग प्रॉपर होनी चाहिए जब वर्कर आते हैं। तो ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन ही कैन गो फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द मशीन, राइट। कुछ टूट गया, फूट गया, वो किस टाइम पे रिपेयर की जाए, उसके लिए रिपेयर बॉस रिस्पॉन्सिबल था। एंड नेक्स्ट वी हैव इंस्पेक्टर। अब देखो भाई प्रोडक्शन हो रही है, वर्कर को मैंने कह दिया भाई तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ना उतने ज्यादा पैसे, वो तो डिफेक्टिव मटेरियल भी बनाना स्टार्ट कर देगा, बोलेगा यूनिट बनाओ बस, हमें क्या लेना क्वालिटी से। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी थी। ही विल चेक इट आउट द प्रोडक्ट इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और नॉट।
अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो ही विल चेक इट आउट द रीजन एंड टेक द करेक्टिव एक्शंस, राइट। इसका काम क्या था, जितनी प्रोडक्शन हो रही है सैंपल निकाला, चेक किया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, राइट। तो इन्होंने कहा देखो फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इसमें 8 बॉस बन गए। जब 8 बॉस बन गए तो मैंने आप लोगों को बता दिया यूनिटी ऑफ कमांड अपने आप क्या होगी, खत्म हो गई। तो इस कारण से इन्होंने बोल दिया कि ये क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन था। और जो डिवीजन ऑफ वर्क का उसका एक्सटेंशन क्यों है, क्योंकि हर एक क्लर्क अपने काम में एक्सपर्ट है। ये था हम लोगों का फंक्शनल फोरमैनशिप, फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, देखो मेरे पास मार्कर है, राइट। इस मार्कर की कैप मैं उतार के इस मार्कर पे भी लगा सकता हूं। दोनों एक ही कंपनी के हैं, क्यों लगा दी, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट था। मींस कंपनी ने फिक्स किया हुआ है हमें ये प्रोडक्ट ऐसा ही बनाना है। तो इन्होंने कहा स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता था, स्टैंडर्डाइजेशन फैसिलिटेट कर देता था इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। पार्ट्स को अगर मैं इंटरचेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं। आपके पास बाइक होगी, बाइक का कोई स्पेयर पार्ट खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं, दूसरा स्पेयर पार्ट परचेज किया, डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फिक्स है। उन्होंने बता दिया इस स्पेयर पार्ट का साइज इतना ही होने वाला है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। मींस हम फिक्स कर देंगे कि ये साइज इतना ही है और हर आदमी उसी के हिसाब से प्रोड्यूस करने वाला है। आप पाइप लेने चले जाइए, राइट, उनको बोलिए 6 इंची का पाइप चाहिए, तो किसी भी शॉप से जाके लोगे ना, वो 6 इंची का साइज उतना ही रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन क्या कहता था भाई, सिंप्लीफिकेशन कहता था कि फालतू के कामों को या फालतू के प्रोडक्ट को निकाल दो। हम लोग शूज लेने जाते हैं, आप लोगों को बंदा क्या बोलेगा, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 का, 8 का। आप उसको बोलो भैया 5.1 का मिलेगा, 5.2, 5.3, 5.4, बोलेगा नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी इतने टाइप के शूज बनाने शुरू कर दे, मतलब 5 से लेके अगर हम 6 तक जाएंगे तो नियर अबाउट 10 टाइप्स हो गई। तो एवरी टाइम वी हैव टू चेंज द प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीनरी की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ने वाली है, टाइम कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। तो इन्होंने कहा सिंप्लीफिकेशन में क्या था, हम लोग ट्राई करेंगे कि प्रोडक्ट को कम कर दें। मींस देखो अगर मैं यहां से 5.1 से 5.10 तक चेक करूं तो 10 टाइप के प्रोडक्ट बनते, लेकिन अगर मैं सिर्फ 5 नंबर चेक करूं तो कितने नंबर का बना, सिर्फ एक शूज, मतलब 1 नंबर का शूज बन गया हम लोगों के पास 5। तो 10 टाइप के प्रोडक्ट खत्म होके कितने टाइप के रह गए सिर्फ। सो दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या था, जो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है वो हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यहां पे अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन 5.1, 2, 3 हम लोगों ने खत्म ही कर दी है। हमने कहा भैया 5 नंबर का मिलेगा या 6 का मिलेगा, बीच का शूज ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट टेक्निक वी हैव वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी क्या है, देखो वर्क स्टडी क्या होता है, हम लोगों को काम को स्टडी करना है, कैसे करेंगे, हाउ वी कैन कंप्लीट दैट वर्क। सो इन्होंने कहा वर्क स्टडी के अंदर हम लोग 4 टाइप की स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। सबसे पहले मेथड स्टडी क्या होती है, इन्होंने कहा मेथड स्टडी क्या है, ये हमें ये बताती थी किसी काम को किस तरीके से करना है अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, सो दैट वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट, या किसी काम को करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। देखो अगर कोरोना नहीं आता तो आप लोगों की वेकेशंस होने वाली नहीं थी, तो आपको पढ़ाने का बेस्ट वे क्या था, आप स्कूल जाते, टीचर क्लास में आता, ही विल स्टार्ट टीचिंग। लेकिन कोरोना आ गया, रिसोर्सेज चेंज, नाउ वी हैव टू चेंज द मेथड ऑफ टीचिंग, ऑनलाइन आ गए हम लोग। तो इन्होंने ये चीज बोली, बोला मेथड क्या बताता था, आप किस वे में काम करोगे, किस तरीके से काम करोगे, दैट विल बी कम अंडर मेथड स्टडी। और हम ये ट्राई करते थे कि हम लोग कौन सा मेथड यूज करें, बेस्ट मेथड। नाउ यू आर चेकिंग माई लेक्चर ऑन यूट्यूब, इट इज द बेस्ट मेथड। वाई सो, किसी घर पे इंटरनेट का नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, इवन देन आफ्टर few days whenever he want he can check it out the lecture। तो दिस इज द बेस्ट मेथड, राइट। सो इन्होंने कहा मेथड स्टडी में ये देखेंगे कि भैया काम किस वे में करना है। मोशन स्टडी, अब मोशन स्टडी क्या होता है, देखो मोशन क्या है, हिलना। अगर मैं आप लोगों को चीज सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इस चीज का, हम लोग बाइक की सर्विस करवाने जाते हैं, 2 जगह है, एक तो एजेंसी में आप चले जाओ,
और दूसरा कहां चले जाओ, एक सिंपल पर्सन के पास। अगर आप एजेंसी में जाते हो ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी बाइक को एक जैक के ऊपर चढ़ाएंगे, वहां पे उनके वर्कर आते हैं, दे विल स्टैंड, खड़े खड़े वो क्या करेंगे, पेचकस उठाया, खोल दिया, प्लास उठाया, उसको वहीं रख देंगे, राइट। तो यहां पे क्या था, मोशन स्टडी आती थी। अगर आप एजेंसी में जाओ, उन्होंने खड़े खड़े सारा काम किया, अगर उनके वही इंस्ट्रूमेंट नीचे पड़े होते तो बार बार बैठते, खड़े होते, क्या हो जाता है, इंसान थक जाता है। और अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, सिंपल शॉप पे जाओगे, एजेंसी में नहीं जाओगे, तो उनका क्या होता है, कभी बेचारे खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, तो उनके मोशन ज्यादा हो गए। मोशन ज्यादा होने के कारण टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक। तो इन्होंने कहा मोशन स्टडी में क्या था, हम लोग ये देखते थे कि हाउ वी कैन रिड्यूस द अननेसेसरी मोशंस। एजेंसी में जैक लगा दिया, वो कहते हैं बार बार इंडिविजुअल ऊपर नीचे होकर सामान उठाएगा, बाइक को ही उठा दो एक ही बार में, आफ्टर दैट ही कैन वर्क इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी, मींस अननेसेसरी एक्टिविटीज, मोशन को हम रिमूव कर देंगे ताकि इंडिविजुअल क्या ना हो, टायर्ड ना हो। टाइम स्टडी, अब टाइम स्टडी हमें क्या बताता था, ये बताता था कि किसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अगर मुझे ये पता लग जाए ना कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, अकॉर्डिंग टू दैट मैं क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड कर सकता हूं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा मेरे को एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी, डबल स्टोरी। बंदा कहता है जी इस बिल्डिंग पे अगर मैं 2 वर्कर और 1 मिस्त्री लगा देता हूं तो ये बिल्डिंग 8 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। टाइम स्टडी किया उसने कि भैया ये बंदे इतना काम करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको बोला ये तो मेरे को 3 मंथ्स में कंप्लीट चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो देखेगा भैया 8 महीने में इतने कर रहे हैं तो 3 महीने में कितने लोग करेंगे। ही कैन इजिली फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द टाइम स्टडी, हम ये देखेंगे किसी काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए हम लोगों को, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी कैन इजिली फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। The next we have fatigue study. अब fatigue study क्या कहती थी, इस स्टडी में हम लोग ये देखते थे कि वर्कर को रेस्ट की जरूरत है सबसे पहली चीज तो हम रेस्ट जो उसको देंगे वो कितने टाइम बाद देंगे, गैप बिटवीन 2 रेस्ट प्लस कितने टाइम का देंगे। 2 चीजें हैं, देखो हम लोग फैटिग स्टडी में ये देखेंगे भैया कितनी देर का टाइम ड्यूरेशन या रेस्ट टाइम कितना होगा। दूसरी चीज 2 टाइम के बीच में जो हम लोगों का रेस्ट टाइम है उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए। अब मैं आप लोगों की बात करता हूं, आप लोगों के लेक्चर्स लगते हैं, राइट। हर 4th मैक्सिमम स्कूल्स में क्या है, 4th लेक्चर के बाद आप लोगों की रिसेस हो जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हर एक लेक्चर के बाद आप लोगों को 5 मिनट फ्री दिए जाएं। द रीजन इज दैट बिकॉज वो चीज हम लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगी और बार बार आप लोग भी क्लास से बाहर जाओगे अंदर जाओगे, राइट। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा और बंदा टाइम भी हो जाता है। तो इसमें क्या फैटिग स्टडी में हम ये देखते थे कि एक इंडिविजुअल को पहली चीज तो रेस्ट कितनी देर का देना है और कितने टाइम के बाद देना है, राइट। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आफ्टर 2 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू गिव 15 मिनट्स रेस्ट टू द स्टूडेंट्स। क्यों, ताकि वो आईज को अपनी रेस्ट दे सके। तो वही चीज हम देखते थे फैटिग स्टडी में, लेकिन स्कूल लग रहा होता तो वही लेक्चर 4 लेक्चर तक कंटिन्यू होते और उसके बाद हम लोग क्या करते, उनको लंच ब्रेक देते। तो फैटिग स्टडी मींस वी आर गोइंग टू चेक इट आउट व्हेन वी आर गोइंग टू गिव ब्रेक टू द वर्कर्स एंड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन वी आर गोइंग टू गिव ब्रेक टू द वर्कर्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये सिस्टम क्यों आया था, ये सिस्टम इसलिए आया था ताकि हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग कर सके। अगर एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर को हम सेम ट्रीट करेंगे तो जो एफिशिएंट वर्कर है ना, ज्यादा काम करने वाला, वो भी क्या करेगा, धीरे धीरे काम करना कम कर देगा। लेकिन अगर इस मेथड से चलें, मतलब एफिशिएंट को ज्यादा सैलरी देंगे और इनएफिशिएंट को कम देंगे, तो समझो जो इनएफिशिएंट है ना वो उसकी सैलरी देखेगा, हाँ यार इतनी सैलरी कमा रहा है, मेरे को भी अच्छा काम करना चाहिए, तो ही विल बी मोटिवेटेड टू डू द थिंग्स मोर एंड मोर प्रोडक्शन, राइट। सो ये इन्होंने बोल दिया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में।
मींस हम क्या करेंगे, जो आदमी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है भैया वो उतना ज्यादा एफिशिएंट है, उसको उतनी ज्यादा सैलरी हम लोग पे करेंगे, सो दैट जो पर्सन एफिशिएंट नहीं है या लेस एफिशिएंट है वो भी क्या करे, ट्राई करे टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन वी हैव मेंटल रेवोल्यूशन। क्या कहती थी ये टेक्निक? ये कहती थी भैया आप कहीं जा रहे हो ना काम करने, वहां के ओनर का और एम्प्लॉइज का दोनों का दिमाग चेंज करो, पहले सोच चेंज करो, राइट। उन्हें बताओ, ओनर को बताओ कि भैया एम्प्लॉय जरूरी है, एम्प्लॉय को बताओ ओनर भी जरूरी है, ओनर भी आप लोगों के लिए मस्ट है। तो इसने क्या करना था, इसने इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप क्या करो, आप मेंटली चेंज कर दो ओनर को और वर्कर्स को, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी, राइट गाइस। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।